गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज हमें डीएनए का पैकेजिंग पढ़ना है बेटा। हम शुरू कर चुके थे लेकिन एट लास्ट टाइम हमने रोक दिया था उसको। तो अब हम पढ़ेंगे डीएनए का संवेष्टन, डीएनए का पैकेजिंग। अगर हम बात करें बेटा, लास्ट में हमने 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स बताए थे। 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स में से H1 को छोड़ के बाकी के 4 की दो दो यूनिट, बाकी के 4 की दो दो यूनिट मिलकर क्या बनाती है? एक ऑक्टामर बनाती है और उसको हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बोलते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। और ये है आपके, मान लो सामने आपने बनाया अपना एक हिस्टोन ऑक्टामर। तो ये है जी आपका हिस्टोन ऑक्टामर। ये सोचे कि आपके पास एक क्रिकेट की बॉल है बेटा। क्या है? क्रिकेट की बॉल है। और क्रिकेट की बॉल की अगर हम बात करें तो एक सेकंड बेटा। हाँ जी, अगर हम बात करें बेटा, अपने पास था एक हिस्टोन ऑक्टामर। तो ये हमने बना लिया हिस्टोन का ऑक्टामर। आप ये सोचिए कि आपके पास एक क्रिकेट की बॉल है और उस क्रिकेट की बॉल के ऊपर आपने एक रस्सी लपेटनी है बेटा। बहुत लंबी रस्सी है, वो रस्सी आपका डीएनए है और क्रिकेट की बॉल आपका हिस्टोन ऑक्टामर है। समझ में आई बात? अब आप उसके ऊपर चारों तरफ क्या करो? रस्सी लपेटो बेटा अपनी। और आपने रस्सी को लपेटना शुरू कर दिया। ये रस्सी है अपनी, ये रस्सी इस पे लपेटना शुरू कर दी। ये सोचिए कि आप जब इस पे रस्सी लपेट रहे थे तो एक चक्कर तो बेटा, एक चक्कर तो क्या आ गया? कंप्लीट आ गया। लेकिन दूसरा चक्कर कंप्लीट होने से पहले आपकी रस्सी क्या होगी बेटा? छोटी रहेगी। क्या रहेगी? छोटी। तो जो बताइए, जो रेड पेन से हमने बनाया है वो क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर है बेटा। ये वाली चीज क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर है। ये है जो आपका हिस्टोन ऑक्टामर। और जो ये ब्लैक पेन से हमने बनाया है ये है आपका डीएनए।
जो इसके ऊपर चारों तरफ रैप किया है। इसके ऊपर टर्न कितने आए बेटा, एक चक्कर तो आ जाता है कंप्लीट बेटा, और दूसरा चक्कर पूरा होने से पहले आपका ऑक्टामर क्या रह गया, छोटा रह गया बेटा, 1/3 टन। अब हमें दूसरी गेंद उठानी पड़ेगी, या इसी को बोलते हैं कितना टन, 1.75 टन। हाँ जी, अब बताइए दूसरा, अब दूसरी गेंद उठानी पड़ेगी। अब जैसे ही आप दूसरी गेंद उठाओगे तो कोई जरूरी है कि बेटा ये जो डीएनए आपने यहाँ पे रैप किया है ऐसे का इसका ऊपर अटका रहे भाई, ऐसे कैसा रहे, कोई जरूरी नहीं है। आपने सोचो कि गेंद के ऊपर रस्सी लपेटी, जैसे आपने उसको छोड़ा तो वो रस्सी उसके ऊपर चिपकी रहेगी, या फिर खुल भी सकती है, दोबारा से खुल सकती है। तो क्या आप चाहते हो कि दोबारा से खुले? हम नहीं चाहते ना, खुल भी नहीं खुले। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर एक लॉक लगा दिया। क्या लगा दिया, लॉक लगा दिया। और लॉक की तरह काम करता है बेटा H1, जो हिस्टोन प्रोटीन बचा था ना, वो H1 किसकी तरह काम करता है, लोकर की तरह। अब अगर हम बात करें इस H1 को छोड़ के, क्या क्या आ चुका आपके पास, अभी हम H1 की बात नहीं कर रहे, H1 बाहर है इससे, यानी कि ऑक्टामर प्लस डीएनए, इसको बोला जाता है बेटा न्यू बॉडी। क्या बोला जाता है, न्यू बॉडी, हिस्टोन ऑक्टामर का कोर ऑफ हिस्टोन। इतनी बात समझ में आई? अब बताइए आपके पास डीएनए वो रस्सी जो है बहुत लंबी है, ऑक्टामर और लेना पड़ेगा आपको, तो आपने एक दूसरा ऑक्टामर लिया बेटा। क्या लिया आपने, एक दूसरा ऑक्टामर लिया, और दूसरा ऑक्टामर बेटा ये है मान लो। अब हम छोटे साइज का बना लेते हैं। तो ये अब क्या करना आपको बताइए, इस दूसरे ऑक्टामर के चारों तरफ भी क्या करना है, ये डीएनए को रैप करना है बेटा। तो ये जी आप डीएनए को इसके चारों तरफ रैप कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से लॉक लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा? तो फिर से क्या लगा दिया आपने, एक लॉक लगा दिया, ये लगा दिया जाए आपने H1 के साथ लॉक। अब एक बात बताओ, ऐसे कितनी स्ट्रक्चर बन जाएंगे, बहुत सारे ऑक्टामर लगेंगे फिर ऐसे तो बेटा। हाँ, तो होता क्या है, इस एक से लेके दूसरे तक का, यहां तक की स्ट्रक्चर, इस पूरी स्ट्रक्चर को कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। क्या बोला जाता है बेटा, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। और इस एक न्यूक्लियोसोम के अंदर होते हैं 200 बेस पेयर। कितने बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर। आई बात समझ में? अब ये बताओ ह्यूमन के केस में टोटल बेस पेयर कितने थे, 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। सही है बेटा। एक ऑक्टामर में कितने बेस पेयर आए, 200। तो अगर मैं कहूं कि आपकी एक सेल के अंदर टोटल कितने न्यूक्लियोसोम होंगे, बता दोगे, कैसे निकालोगे? हाँ जी बताइए, न्यूक्लियोसोम निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, कोई बता सकता है? न्यूक्लियोसोम निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा आपका टोटल बेस पेयर डिवाइड बाई 200, ठीक है। हाँ जी वेरी गुड, बेस पेयर को डिवाइड करके। तो बताइए टोटल कितने आ जाएंगे बेटा अपने, आपने किया 6.6 इंटू 10⁻9 डिवाइड बाई 200। तो बताओ जी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा ये। हाँ वेरी गुड, बच्चे ने बता दिया, किसने बताया भाई, आर्यन ने। बहुत बढ़िया बेटा, 3.3 इंटू 10⁻7 न्यूक्लियोसोम। तो आपकी एक कायिक कोशिका के अंदर कितने बेटा, कितने न्यूक्लियोसोम होते हैं, वेरी गुड प्रशांत जी। हाँ जी, कितने न्यूक्लियोसोम होते हैं बेटा, इतने होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे इस हिसाब से तो बेटा फिर। तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 3.3 इंटू 10⁻3.3 इंटू 10 बेटा 7। और हर किसी के चारों तरफ हम डीएनए को क्या कर देंगे, रैप कर देंगे, है ना। डीएनए को क्या कर देंगे, रैप कर देंगे, और हर किसी के साथ क्या लगाएंगे, लॉक लगाएंगे। तो ऐसे कब तक करते जाओगे, जब तक अपना पूरा डीएनए ऑक्टामर के चारों तरफ क्या ना हो जाए, रैप ना हो जाए। और हर स्ट्रक्चर को क्या नाम दोगे बेटा, हर संरचना को क्या नाम दोगे, न्यूक्लियोसोम। वेरी गुड, क्या नाम दोगे जी, न्यूक्लियोसोम। अब इस बीच वाले डीएनए की बात करते हैं, ये वाला डीएनए। ऐसा नहीं लग रहा कि दो न्यूक्लियोसोम के बीच में प्रेजेंट है बेटा, ऐसा नहीं लग रहा कि दो न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़ रहा है बेटा, ठीक है। हाँ जी बता, लग रहा है ऐसा, इसको बोलते हैं बेटा योजक डीएनए। कौन सा डीएनए, योजक, जोड़ने वाला डीएनए, योजक
डीएनए। ठीक है जी, योजक डीएनए। अब अगर हम बात करें, आपको यहां से ये चीज हमेशा याद रखनी है कि न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर। अगर मैं इस न्यूक्लियोसोम की और बात करूं तो बेटा इस न्यूक्लियोसोम का अगर हम बात करें, इसका डायामीटर जो है, व्यास जो है बेटा, व्यास, न्यूक्लियोसोम का जो व्यास है बेटा वो होता है 10 नैनोमीटर। कितना नैनोमीटर होता है? 10 नैनोमीटर। ठीक है। और तीसरा बेटा सबसे जरूरी, एनसीईआरटी ने ये भी दिया है, इसका जो आकार है, क्या है? आकार है बेटा, ये याद करना है बेटा अपने को, बस 110 इंटू 60 एंगस्ट्रोम। ठीक है जी, इतना है जी। अब काम की बात सोचिए कि मान लो हमने ये काम चीजें कर ली, आपने अभी तक किया क्या है। अब मैं आपको एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ के बताऊंगा तो सुनना, क्या किया हमने बेटा। हमने अपने डीएनए पे चार्ज बताओ कैसा था, डीएनए पे कैसा चार्ज था? नेगेटिव। और हिस्टोन ओक्टामर पे चार्ज कैसा था बेटा? पॉजिटिव। तो जब हमने नेगेटिवली चार्ज डीएनए को पॉजिटिवली चार्ज ओक्टामर के चारों तरफ लपेटा, एक संरचना का निर्माण हुआ जिसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। और एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं? 200 बेस पेयर होते हैं। और दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो उपस्थित डीएनए है उसे कौन सा डीएनए कहा जाता है? योजक डीएनए कहा जाता है। और ऐसे एक मानव कोशिका की सेल के अंदर बेटा, एक मानव की कायिक कोशिका के अंदर कितने बनेंगे? कितने बनेंगे जी? 3.3 इंटू 10 की पावर 7। अब एक बात सच्चाई, आप सोचिए, सिंपल सोचना आपको, ये चीज दिख रही है आपको कुछ ऐसा, ये रस्सी दिख रही है बेटा आपको, इसके ऊपर गांठ लगा रखी है जी मैंने, ध्यान से दिखो, देखिएगा तो दिख जाएगी बेटा, शायद पीछे व्हाइट वो नहीं है तो शायद थोड़ा सा कम दिखे लेकिन दिख जाएगी, है ना। इस एक गांठ को मैं अगर एक न्यूक्लियोसोम बोलूं तो ऐसे कितने गांठ मिलेंगे आपके डीएनए के अंदर, एक सेल के अंदर? 3.3 इंटू 10 की पावर 7। सही बात है। जब इस एक को न्यूक्लियोसोम बोला जाता है तो इस सारी की सारी स्ट्रक्चर को क्या नाम दोगे? ऐसे बेटा ये सोचो कि बहुत लंबी रस्सी थी, उसमें बहुत सारी गांठ लगा ली आपने, एक गांठ को आपने क्या बोला? न्यूक्लियोसोम। तो ऐसी कितनी गांठ है? बहुत सारी गांठ है ना बेटा ऐसी। तो उस पूरी स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम बोल सकते हैं क्या? न्यूक्लियोसोम तो कोई एक है ना बेटा, तो उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमैटिन। पढ़ा है कहीं पे बायो सेल बायोलॉजी में पढ़ा हुआ क्रोमैटिन ना बेटा? पोली, हाँ ये बोल सकते हो आप, जिसके अंदर पोली न्यूक्लियोसोम है, लेकिन उस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है? क्रोमैटिन। इतनी बात समझ में आई? ठीक है जी। अब अगर हम बात करें, जब भी आप किसी के भी डीएनए को क्या करके देखोगे बेटा? माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो डीएनए अकेला नहीं दिखाई देता बेटा, उसके साथ न्यूक्लियोसोम के साथ क्या दिखेंगे बेटा? हिस्टोन प्रोटीन्स भी दिखते हैं। यानी कि जब भी आप डीएनए देखोगे आपको किस फॉर्म में दिखाई देगा? वो क्रोमैटिन की फॉर्म में दिखाई देगा हमेशा। किसी का भी डीएनए देखो आप, किस फॉर्म में दिखाई देगा? नॉर्मल सेल का क्रोमैटिन की फॉर्म में। ठीक है। और जब ये क्रोमैटिन आप देखोगे तो ये क्रोमैटिन आपको दिखाई देगा बेटा किसकी तरह? मणिका मय की तरह। ऐसा लगेगा कि मोतियों की माला है। किसकी तरह दिखाई देगा? मणिका में, मोतियों की माला। और मोतियों की माला को कहा जाता है इंग्लिश में, इसको कहा जाता है बेटा बीड्स ऑन स्ट्रिंग। तो ये जो न्यूक्लियोसोम है वो किसकी तरह दिखाई देंगे? बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह, मोतियों की माला की तरह। देखो फिर अब समझो। ठीक है, उल्टा चल रहे हैं हम, पढ़िए एक बार, हम उल्टा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा, ये डीएनए रैप किया, हाँ जी, H1 कौन सा है बेटा? बाइंडिंग प्रोटीन है, लोकर प्रोटीन की तरह काम कर रहा है। सही बात है। इसके चारों तरफ हमने लोक लगा दिया। कोर ऑफ हिस्टोन का दूसरा नाम क्या है बेटा? अभी अभी हमने बोला है न्यूक्लियोसोम की बजाय क्या है? ये न्यू बॉडी है। और न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं बेटा? 200 बेस पेयर होते हैं। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बनेंगे और एक न्यूक्लियोसोम तो ये है, और सारे के सारे क्या है बेटा? ये न्यूक्लियोसोम है। कितने बनेंगे? 3.3 इंटू 10 की पावर 7। किसकी तरह दिखाई देगा ये? बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह। और एक बीड का मतलब क्या है यहाँ पे, बता सकता है कोई? कहाँ लिखे? सबसे ऊपर लिख रहा हूं बेटा मैं, बताइए एक बीड का मतलब क्या है यहाँ पे? बीड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ना बेटा नहीं महिमा जी, एक बीड बेटा पूरी स्ट्रक्चर है ये।
भाई क्रोमेटिन तो ये पूरी स्ट्रक्चर है, तो एक बीड किसके इक्वल है? हाँ, जागृति है क्या बेटा, जो इसने बिल्कुल सही बताया है, अब बच्चे सही बताने लगे हैं। तो एक बीड इज इक्वल टू एक न्यूक्लियोसोम। वेरी गुड। तो एक बीड किसको रिप्रेजेंट करता है? एक न्यूक्लियोसोम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। और ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर मैंने गलत लिख दिया है, क्योंकि ऊपर तो तुम ध्यान देते ही नहीं हो किसी चीज पे, ऐसा ही लग रहा है मुझे। तो मैं नीचे लिख देता हूँ भाई, कहीं पता चले कि पढ़ाई नहीं आपने। हेडिंग तो कर देते ना ये काम भी, कि सर पैकेजिंग ही चल रहा था, हमने पढ़ाई नहीं। तो एक बीड किसके इक्वल है बेटा? एक न्यूक्लियोसोम के। और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो सबको एक साथ मिलकर क्या बना दिया? क्रोमैटिन। ठीक है। तो एक बार देखो एनसीईआरटी की रीडिंग लेते हैं हम। ओके, चलो क्वेश्चन तो हमने बता ही दिया बेटा। ये बताओ क्या रिप्लाई, क्या न्यूक्लियोसोम की संख्या कैसे निकालते हैं? टोटल बेस पे डिवाइड बाय 200 निकाल लिया ना ये क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन और करके दिखा दोगे फिर ऐसे? ठीक है, चलो देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर हम बात करें ई कोलाई की, ई कोलाई के अंदर बेटा टोटल बेस पेयर है 4.6 इंटू 10 की पावर 6। याद है कुछ? यही था 4.6 इंटू 10 की पावर 6। अब आपको यहां पे बताना है कि न्यूक्लियोसोम का नंबर कितना होगा। जल्दी बताओ कितना होगा जी। जितने बच्चे ऑनलाइन हैं सारे बच्चे रिप्लाई करने की कोशिश करें, क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि कई बच्चे तो ऐसे भी महानुभाव हैं जो सुबह एक बार क्लास शुरू करते हैं, बिस्तर में घुसते हैं, झपकी लेते हैं। हाँ जी, न्यूक्लियोसोम का नंबर बताना है आपको। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है। 2.3 इंटू 10 की पावर 4। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जी। इतने ही पेज पेयर होते हैं इसमें भी। हाँ जी बेटा, न्यूक्लियोसोम नंबर निकालना बता दिया मैंने, बस आपको ये डेटा दिया गया है। ज्यादातर बच्चों ने ये आंसर बताया भाई, 2.3 इंटू 10 की पावर 4। अरे क्या खा के सोए थे रात को? हैं, लपड़ झंडू हो तुम? हैं? शर्म ना आ रही तुम लोगों को ये क्वेश्चन गलत करते हुए? है भाई, शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? न्यूक्लियोसोम होंगे 0। एक बात बताइए, ई कोलाई प्रोकैरियोट्स में आता है यूकैरियोट्स में? है बताओ अब, प्रोकैरियोट्स में आता है यूकैरियोट्स में? और प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं क्या? और जब हिस्टोन ही तो नहीं होंगे तो ऑक्टामर नहीं बनेगा, और ऑक्टामर नहीं बनेगा तो न्यूक्लियोसोम कैसे बनेगा? बस फॉर्मूला देखा, डिवाइड करना शुरू, दिमाग लगा लो। आई बात समझ में? 0 रहेगा भाई, न्यूक्लियोसोम तो तब बनेगा जब हिस्टोन होंगे। हाँ चलो पढ़ो फिर एनसीईआरटी, जो पढ़ चुके हैं वो सारा सब कुछ अभी तक पढ़ा है जो हमने। हाँ जी, यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में यह संरचना काफी जटिल होती है, यानी कि डीएनए की पैकेजिंग जटिल होती है। धनात्मक सारे प्रोटीन का समूह होता है जिसे हिस्टोन कहा जाता है जी। सही है जी। इसके अंदर लाइसिन और आर्जिनिन अधिक मात्रा में मिलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। सारे मिलके 8 हिस्टोन अणुओं की एक इकाई बनाता है, और हिस्टोन अष्टलक बोलते हैं बेटा, अष्टक बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। धनात्मक आवेशित हिस्टोन के चारों तरफ ऋणात्मक आवेशित डीएनए से सटा होता है, जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं जी, लपेट कर बनाया जी। सही बात है, यहां तक समझ में आई? एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं? 200 बेस पेयर होते हैं जी। अब बार बार क्या होगा, केंद्रक में मिलने वाली एक संरचना जिस पर न्यूक्लियोसोम एक के बाद एक मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? क्रोमैटिन कहा जाता है। और जो केंद्रक में अभिरंजित धागे की तरह संरचना होती है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे कैसा दिखेगा जी? क्रोमैटिन की तरह दिखाई देंगे जी। और डोरी पर बीड्स,
मणिका में की तरह दिखाई पड़ते हैं। लाइन समझ में आई सारी, सब बातें क्लियर हैं। अब ये तो हुआ जी लो लेवल पे। अब हमें बताइए हायर लेवल पर क्या करना पड़ेगा बेटा। हायर लेवल का हमने एक लाइन बोली थी कि पहले तो बेटा इसका मैकेनिज्म ही क्लियर नहीं है, सही है। बस इतना समझिए कि हायर लेवल पर हम जाएंगे जब तो हमें हिस्टोन प्रोटीन के साथ साथ बेटा कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन की भी जरूरत पड़ेगी, जिनको हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। क्या बोलते हैं? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, NHC प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं बेटा? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। इसके बारे में ज्यादा माथापच्ची ना करें, जितना एनसीईआरटी में है वो पढ़ना है बस। चलो शुरू से एक बार, आपके पास क्या था बेटा? डीएनए, जिसका डायमीटर होता है 2 नैनोमीटर। हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरह आ गए बेटा, क्या बनेगा बताइए? जैसे हिस्टोन आए तो इसके चारों तरफ लपेटोगे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसोम। ये बन गया जी न्यूक्लियोसोम। इस एक स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया? न्यूक्लियोसोम। और सारी स्ट्रक्चर को, पूरी स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया? क्रोमैटिन। क्या नाम दिया बेटा? क्रोमैटिन। और पैकेजिंग की और कोइलिंग की बेटा क्या बन गया बेटा? सुपर सोलेनोइड। क्या बन गया बेटा? सोलेनोइड। क्रोमैटिन फाइबर बोला बेटा एनसीईआरटी ने इसको, क्रोमैटिन फाइबर या फिर सोलेनोइड, ठीक है। और क्रोमैटिन फाइबर का जो डायमीटर बताया एनसीईआरटी ने, कितना बताया जी? 30 नैनोमीटर। और फर्दर कोइलिंग कर दो। लेकिन अब हायर लेवल पे जा रहे हो या फिर लोअर लेवल पे जा रहे हो बेटा आप? बताइए एक बार। उच्च स्तर पर जा रहे हो। और उच्च स्तर पर क्या सिर्फ हिस्टोन से काम चल जाएगा? नहीं, अब हमें कुछ अतिरिक्त प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी। तो हम अतिरिक्त प्रोटीन्स को लेकर आएंगे बेटा, और अतिरिक्त प्रोटीन्स की वजह से लास्ट में जाते जाते पैकिंग होती जाएगी, पैकिंग होती जाएगी, और लास्ट में क्या बन जाएगा? गुणसूत्र। क्या आप बता सकते हो, क्या आप बता सकते हो कि गुणसूत्र हमें सेल कोशिका विभाजन के किस स्टेज में दिखाई देता है, किस अवस्था में दिखाई देता है? गुणसूत्र आपको अगर पता हो बेटा तो हमें दिखाई देता है मेटाफेज में। तो ये मेटाफेज के टाइम ही दिखाई देगा सबसे पहले। और इसीलिए बोला जाता है कि अगर हमें गुणसूत्र की का अध्ययन करना है तो हमें कौन सी स्टेज में करना चाहिए? मेटाफेज में करना चाहिए। मेटाफेज से पहले वो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। चलो आपको एक सेल बायोलॉजी का भी क्वेश्चन बता देता हूं बेटा, हालांकि आप बायोमोलिक्यूल में आपने पढ़ा होगा अगर याद हो तो। अगर मैं इस क्रोमैटिन की बात करूं तो क्रोमैटिन में बेटा कितनी चीजें होती हैं? 3 चीजें। बताइए सबसे पहला तो इसके अंदर क्या है जी? ये किस किस से मिलके बना बेटा? डीएनए है इसके अंदर, यस और नो? क्या इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स हैं? प्रोटीन्स भी हैं। और तीसरी चीज बेटा इसके अंदर है बिल्कुल कम मात्रा में आरएनए, और आरएनए की अमाउंट सबसे कम है, ठीक है। तो इसके अंदर आरएनए भी होता है बेटा। ये मत सोचना कि क्रोमैटिन के अंदर आरएनए नहीं होता, लेकिन उसका फंक्शन क्या है, क्या काम करता है, वो हमें नहीं पता, ठीक है जी। ठीक है जी। तो अब हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। तो उन एक्स्ट्रा प्रोटीन्स को एक साथ क्या कहा जाता है बेटा? नॉन हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन। 3 कार्य है जी। चलो पहली बात, आज तक आपने बेटा अगर आप बात करो कुछ ऐसा क्रोमोसोम्स बनाते आए होगे आप, बनाते आए हो, आज कुछ ऐसा ही बनाते हो ना आप, ऐसा ही क्रोमेटिन बनाते हो बेटा क्रोमोसोम। चलो जैसा भी आप बनाते हो, जैसा भी होता है, आप ये बताइए जो जैसा होता है उसकी संरचना को वैसे का वैसा मेंटेन रखना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? उसकी संरचना को मेंटेन रखना पड़ेगा। और संरचना को मेंटेन रखने के लिए बेटा नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आते हैं, जिसमें से एक का नाम ये है जी संरचनात्मक। तो ये गुणसूत्र का निर्माण करवाएंगे, संरचना का निर्माण करवाएंगे। अब आप ये बताइए कि डीएनए से हमें सिर्फ उसको पैकिंग करनी है? हाँ जी। अगर हम बात करें, आप ये बताइए कि जब डीएनए की पैकिंग कर दी, सिर्फ पैकिंग करवानी है, उससे कुछ काम भी करवाना है हमें डीएनए से? कोई काम करवाना पड़ सकता है ना। और डीएनए के कितने काम होते हैं बेटा? 2। कौन से होते हैं? डीएनए से डीएनए बनाना और डीएनए से आरएनए बनाना, सही है। डीएनए से डीएनए बनाना और डीएनए से आरएनए बनाना। तो ये है जी डीएनए से डीएनए बनाने वाला, पढ़ाया था मैंने आपको। और ये है डीएनए से आरएनए बनाने वाला, आरएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? डीएनए बनाएगा। आरएनए पॉलीमरेज क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। चलो एक बात और सोचिए,
तीसरे वाले की बात करें हम, नियामक NH3 प्रोटीन। आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताते हैं, देखते हैं कितनों को ये बातें पता है, कितने को बातें समझ में आएंगी। छोटी सी बात बतानी है आपको बस। मान लो एक बच्चे का जन्म हुआ बेटा, ये बताइए उस बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके अंदर सारे जीन प्रेजेंट होते हैं या फिर बाद में कहीं और से जीन आते हैं? बताओ भाई, कॉमन सेंस लगाओ अपनी। सारे जीन प्रेजेंट होते हैं? हाँ जी, सारे होते हैं, लेकिन सारे के सारे एक साथ अभिव्यक्त नहीं करते। ठीक है। अब सोचिए कि मान लो बच्चे का जन्म हुआ, बचपन के अंदर ही उसके सारे बुढ़ापे वाले जीन एक्सप्रेस हो जाए, क्या हो जाएगा? क्या समझे? खत्म। फिर तो वो कहानी सुनिए ना बेटा, वो सबसे छोटा चुटकुला, कि एक बुढ़िया थी, पैदा होते ही मर गई, है ना? एक बुढ़िया थी और पैदा होते ही मर गई, कुछ ऐसा हो जाएगा। हाँ जी। तो आप क्या चाहते हो? आपके जितनी बॉडी के अंदर जीन्स तो सारे प्रेजेंट है ना बेटा, जीन्स तो सारे प्रेजेंट हैं, लेकिन कुछ जीन्स को पहले एक्सप्रेस करवाना है, कुछ जीन्स को बाद में एक्सप्रेस करवाना है। तो कुछ जीन्स को रोक के रखना पड़ेगा और कुछ जीन से हमें काम करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए होते हैं बेटा जीन नियामक NH3 प्रोटीन्स, जीन नियमन में जो सहायता करते हैं। बात समझ में आई? हाँ जी, खत्म, बाय, गुड बाय, टाटा, गया। हाँ, ठीक है बेटा। तो दो चीजें और पढ़ी होंगी आपने, ये पढ़ा है क्या कहीं पे, यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन? नहीं सर, हमने तो पढ़ा ही नहीं सर। चलो शुक्र बोला तो कि हाँ पढ़ा है। किस में पढ़ा था? सहलगनता में? कुछ नहीं है बेटा, न्यूक्लियस में कई जगह पर जो ये DNA है टाइटली पैक्ड होता है। ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन जो है लूजली पैक्ड है और नीचे वाला कैसा है? टाइटली पैक्ड है। दिख रहा है कहीं पे कुछ? दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? अगर लूजली पैक्ड हो, चलो एक और सिंपल बनाते हैं इसको, ठीक है। मैंने आपको कोई चीज दी, मान लो एक रस्सी दी, कुछ भी दिया मान लो, और मैंने आपको कहा कि इस पे एक ऐसी गांठ लगाओ जो, नहीं इसका ना अपने को कोई काम नहीं है भाई, आगे हमें ये खोलनी नहीं है गांठ, इससे अपने को कोई काम नहीं करवाना, तो इस पे एक गांठ लगाओ। आप कैसी गांठ लगाना पसंद करोगे बेटा, बिल्कुल टाइट वाली या लूज वाली? मैंने कहा कि इसको पैक करके रख दो भाई, दोबारा जरूरत नहीं पड़ती हमें इसकी। टफ लगाओगे, टाइट लगाओगे? लेकिन अगर मैंने आपको कहा भाई हमें है ना आगे चल के इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसको खोलना पड़ सकता है, तो फिर कैसी गांठ लगाओगे बेटा? फिर लूज लगानी पड़ेगी हमें। तो यही काम ऐसा है बेटा कि पूरे के पूरे DNA की बात करें तो पूरे DNA का अनुलेखन नहीं होता, पूरे DNA का अनुलेखन नहीं होता। तो जिस DNA का अनुलेखन होता है हम उसको लूजली पैक करवाते हैं, जिसको बोलता है यूक्रोमेटिन। और उस DNA का जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता बेटा, जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा उसको लूज करेंगे, और जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा उसको हेट्रोक्रोमेटिन, बस टाइटली पैक करेंगे। तो बताइए यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड है और टाइटली पैक्ड है? वेरी गुड। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है बेटा? ढीला ढाला संवेष्टन है। इसके अंदर बेटा अच्छे ढंग से संवेष्टन है। DNA की कम मात्रा मिलेगी, जगह ज्यादा मिलेगी, लेकिन यहाँ पर अधिक कम जगह में ही क्या आ जाएगा? ज्यादा DNA आ जाएगा। और यहाँ पर ये बेटा ये याद मत करना, ठीक है, छोड़ो इसको। बस इतना याद रख लेना कि इसका अनुलेखन होता है, इसका अनुलेखन नहीं होता, बस। हाँ जी, हेट्रोक्रोमेटिन में जीन नहीं होते। कौन से टेस्ट की बात कर रहे हो यार तुम? यार एक तो तुम्हारे ये क्वेश्चंस नहीं खत्म होते बीच में, कहां से आ जाते हैं तुम्हारे टेस्ट के क्वेश्चंस? तो मुझे नहीं पता बेटा क्या आ रहा है उसमें। सेमी मेजर का मुझे नहीं पता होता, माइनर का पता होगा मुझे तो बस। और नोटिस बोर्ड पे सब कुछ पता चल जाता है, तुम लोगों को मजे लेते हो बस क्लास के बीच में, और कुछ नहीं। ठीक है ना? हाँ, मुझे नहीं पता बेटा क्या आएगा क्या नहीं आएगा। चलो, आनुवांशिक पदार्थ की विशेषताएं पढ़ो। तो बताइए आनुवांशिक पदार्थ कैसा होना चाहिए? क्या उसके अंदर रेप्लिकेशन की एबिलिटी होनी चाहिए? हाँ, वेरी गुड।
तो बताइए, आनुवांशिक पदार्थ को अपनी प्रतिलिपि बनाने में समर्थ होना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या डीएनए और आरएनए और प्रोटीन में से, तीनों में से, तीन ऑप्शन आपके में पास, कौन से वाला रेप्लिकेट कर सकता है, अपनी प्रतिलिपि बना सकता है जी? अब आप कहोगे सर डीएनए, लेकिन ऐसा नहीं होता, डीएनए के साथ साथ आरएनए में भी होता है। ठीक है जी, हाँ वेरी गुड, आर्यन जी ने बताया बिल्कुल सही कि आरएनए भी होता है, वेरी गुड बेटा, लेकिन प्रोटीन बेटा अपनी प्रतिलिपि नहीं बना सकता। ठीक है जी, चलो दूसरी बात बताइए कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो बेटा स्थायी होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए, रासायनिक व संरचना रूप से स्थायी होना चाहिए या अस्थायी? स्थायी होना चाहिए। और स्थायी आरएनए और डीएनए में से कौन सा ज्यादा होता है बेटा, स्टेबल ज्यादा कौन सा होता है? डीएनए, वेरी गुड। तीसरा जी, अब आप एक बात बताइए, म्यूटेशन होनी चाहिए नहीं होना चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन स्पीड से या बहुत कम, धीरे धीरे होनी चाहिए? होना चाहिए लेकिन कम होना चाहिए, क्योंकि बदलाव तो जरूरी है लेकिन एकदम से ज्यादा बदलाव भी नहीं आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो डीएनए के अंदर बेटा मंद उत्विकास होता है और आरएनए के अंदर तेज उद्विकास। उद्विकास मतलब कि समझते हो ना, उद्विकास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। हाँ इवोल्यूशन, ओके जी। और वायरस जिनमें आरएनए जीनोम तथा अल्प जीवन काल होता है उनमें तेजी से उत्परिवर्तन होता है। अभी आपने कोरोना चल रहा था ना बेटा, कोरोना वायरस था ना वो, कोरोना वायरस के अंदर पढ़ा होगा आपने, हर रोज बोलते थे कि आज नया स्ट्रेन आ गया, अल्फा आ गया, बीटा आ गया, डेल्टा आ गया, ये आ गया, वो आ गया, स्ट्रेन पढ़े थे ना आपने ऐसे ही। तो वो स्ट्रेन क्या है बेटा, किसकी वजह से बने इतने जल्दी जल्दी? म्यूटेशन की वजह से। क्योंकि वायरस में क्या होता है, आरएनए, और आरएनए के अंदर बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेशन होती है। चलो जी, नंबर 5 बताइए कि ये बताओ कि आपकी, आप मान लो अभी बच्चे हो, फिर जवान हो गए, फिर जवान के बाद बूढ़े होंगे, तो लाइफ की हर स्टेज में आपका जेनेटिक मटेरियल समान रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि अगर बेटा चेंज होगा तो फिर ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। सोच के देखो कि मान ले किसी ने किसी का मर्डर कर दिया भाई, 2-4 साल अंडरग्राउंड रहा, बाद में हम उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि डीएनए तो टेस्ट उसका होगा नहीं बेटा, चेंज हो गया उसका तो डीएनए। तो ऐसा नहीं होता बेटा, अपना पूरा डीएनए पूरी लाइफ क्या रहता है, समान रहता है। तो ठीक है, तो पूरे जीवन में हर उम्र में समान रहता है। हाँ जी, तीसरी छठी बात बेटा बताइए कि मैंने आपकी एक सेल सर से ली, एक हाथ से ली, एक पांव से ली, तो पूरे का पूरा डीएनए, आपकी हर कोशिका का डीएनए समान होना चाहिए नहीं होना चाहिए? है ना, हाँ समान होना चाहिए। तो एक जीव की हर कोशिका में, हर कोशिका में समान मात्रा में उपस्थित। नंबर 7 जी बताइए, अब आपको सिर्फ ये ट्रांसफर बचा के रखना है बेटा, या फिर सिर्फ और सिर्फ इसको आगे अगली जनरेशन में अपने बच्चों के पास भी ट्रांसफर करना है, अपने तक रखना है, बच्चों के अंदर भी जाना चाहिए ये? बताइए। हाँ जी, ट्रांसफर होना चाहिए। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, जनकों से संतति में स्थानांतरित होना चाहिए। ठीक है जी, अब ये बताइए, सिर्फ ट्रांसफर होना चाहिए, आगे जाके बच्चों के अंदर अभिव्यक्त भी होना चाहिए, वो एक्सप्रेस भी होना चाहिए ना, या फिर सिर्फ ट्रांसफर करना है बेटा? वेरी गुड। तो बेटा लास्ट इसलिए 4 नंबर नहीं लिखा था बेटा मैंने, आनुवांशिक पदार्थ को स्वयं को मेंडेलियन लक्षणों के रूप में प्रकट करने में समर्थ होना चाहिए। अब आप कहोगे सर मेंडेलियन लक्षण की मतलब कि सिर्फ मेंडल की बात कर रहे हैं या हम अपनी भी बात कर रहे हैं?
अपने सारे करेक्टर्स जो है ना बेटा, हाइट, ईयर कलर, आई कलर, बालों का रंग, आंखों का रंग, त्वचा का रंग, जो भी है वो सारे के सारे क्या है, मेंडेलियन है बेटा। अपने सारे लक्षण कैसे हैं, मेंडेलियन है, बस नाम दे दिया सबको एक। अब हम अलग अलग बात करें, ठीक है, अपने अपने नहीं, सबकी बात चल रही है बेटा ये, क्योंकि करेक्टर के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, आप बताओ चलो। किसने बताया था सबसे पहले, मेंडल ने बताया था, इसलिए सारे लक्षणों को मिला के एक नाम दे दिया कि हम बात करेंगे किसकी, मेंडेलियन लक्षणों की। ठीक है जी, ओके। चलो बेटा, अब हमें ना एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है, लेकिन अरे नॉन मेंडेलियन नहीं होता कुछ। डीएनए बहुत सही है बेटा, आनुवांशिक सूचनाओं के संचय में, संचय का मतलब क्या होता है बेटा, स्टोरेज, स्टोरेज, ठीक है। और आरएनए किसके, अरे बाप रे, ये क्या कर दिया, हाँ जी, इसका मतलब क्या है बेटा, स्टोरेज। अब देखना ध्यान से, कॉमन थोड़ी सी दिमाग लगाओगे तो एक क्वेश्चन उठेगा तुम्हारे यहाँ पे कि स्टोरेज के लिए बेस्ट कौन है, डीएनए। और आनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण के लिए उपयुक्त कौन है, बेस्ट कौन है, आरएनए। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने बोला था पिछली ही स्लाइड पे कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम किसका, जेनेटिक मटेरियल का, और जेनेटिक मटेरियल तो सर डीएनए होता है। तो फिर ये आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करने के लिए आरएनए बेस्ट कैसे है, कुछ आया कुछ समझ में, ना बेटा टीआरएनए नहीं। ये तो समझ में आया ना कि डाउट क्या है, बट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम किसका है, डीएनए का है। तो यहां पर हम स्थानांतरण के लिए आरएनए को उपयुक्त क्यों बता रहे हैं बेटा, बात यह है कि यहां पर जो ये स्थानांतरण की बात चल रही है, ठीक है, वो बेटा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं, कहां से कहां तक चल रही है, यहां पे चल रही है बेटा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। ठीक है, कहां से कहां पे बेटा, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। और डीएनए कभी न्यूक्लियस छोड़ के नहीं जाता। तो डीएनए से जो न्यूक्लियस जो है बेटा, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है, जो भी सूचना है, वो कहां पे जानी पड़ेगी, हाँ जी, अपनी ही बॉडी की बात चल रही है, अपनी बॉडी की कोशिकाओं की बात चल रही है। तो बेटा वो साइटोप्लाज्म में भेजनी है, तो फिर कौन भेजेगा, आरएनए भेजेगा, डीएनए नहीं भेजेगा। बात समझ में आई। तो स्थानांतरण के लिए कौन बेस्ट है, हाँ, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम किसका, वो डीएनए का है। ओके, चलो एक हेडिंग पढ़ना और देखना कहीं पे कुछ पढ़ा है क्या ऐसा ऐसा, सोच समझ के आंसर दीजिए। कहीं पे पढ़ा है आपने, 12th क्लास में पढ़ा था ये तो, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, चूहे वाला, हाँ, चूहे वाला जी। रूपांतरण का सिद्धांत, रूपांतरण सिद्धांत किसने दिया था, ग्रिफिथ ने दिया था। और ग्रिफिथ ने अपना काम किस पे किया था बेटा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे किया था, और चूहे के ऊपर काम किया था बेटा। और इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की कितनी स्ट्रेन है बेटा, कितनी प्रभेद है, दो प्रभेद है, एक एस, ये S3R2 को बेशक याद मत कर लेना, बस इतना याद रख लेना कि एक एस है एक आर है। दोनों में फर्क पता है आपको, एस का मतलब क्या है यहाँ पे, स्मूथ, चिकना, और आर का मतलब क्या है बेटा, रफ। ये स्मूथ क्यों होता है बेटा, ये चिकना क्यों होता है, क्योंकि इसके चारों तरफ कैप्सूल प्रेजेंट होता है बेटा। क्या है जी, कैप्सूल उपस्थित होता है, और उसकी वजह से चिकना होता है। और यहां पर बेटा ये रफ क्यों है, खुरदरा क्यों है, क्योंकि इसके चारों तरफ कैप्सूल क्या है बेटा, बताइए, एब्सेंट है या प्रेजेंट है, एब्सेंट है, वेरी गुड। तो इसके चारों तरफ एब्सेंट है बेटा ये वाला। अब अगर हम बात करें, ये बताइए इनमें से निमोनिया कोज कौन सा करेगा, किसकी वजह से निमोनिया होता है बेटा, इतनी बात बता दो, बस इतनी सी बात समझनी है। वेरी गुड, एस टाइप की वजह से, थर्ड थोड़ को छोड़ो, बस सिंपल याद रखो, स्मूथ वाले की वजह से, एस वाले की वजह से, ठीक है। ये रहा जी, इसकी वजह से क्या होगा बेटा, वायरलेंट का मतलब ही होता है बेटा, हालांकि ये कि ये क्या करेगा, ये करेगा जी कोज निमोनिया, ठीक है।
और ये वाला बताओ, आर वाला निमोनिया कोज करेगा क्या? नहीं, तो ये नॉट कोज न्यूमोनिया, ये निमोनिया कोज नहीं करेगा। ठीक है बेटा। आतंकवादी भी उग्र मतलब कहना क्या चाहते हो? फालतू की बातें कर रहे, सटका गए, सटक गए इसका दिमाग। हाँ जी, करें फिर शुरू। बताइए, इसने अपना एक चूहे पे भी तो यूज किया था जिसका अपना, ग्रिफिथ ने अपना काम चूहे पे किया था, नहीं किया था? हाँ, माइस पे किया था। वेरी गुड। ठीक है, तो क्या किया भाई, सबसे पहले 4 स्टेप में ये काम किया था भाई इसने। कितने स्टेप में किया था बेटा? 4 स्टेप में। कितने स्टेप में रहा है? 4 में। उसमें से इसमें से 4th वाला सबसे जरूरी है। सबसे पहले एक एस वाला लिया गया, चूहे के अंदर एंटर करवाया। बताओ निमोनिया होगा या नहीं होगा? बताइए आप ही। एस वाला निमोनिया कोज करेगा। निमोनिया कोज होने की वजह से चूहा गया भाई, मर, निपट गया बेटा, खत्म। ठीक है। दूसरे वाले में बताओ, जीवित आर लिया बेटा, यानी कि आर वाला लिया है। आर वाला बताओ निमोनिया कोज करेगा या नहीं करेगा? वो तो नहीं करेगा। तो बताओ चूहा मरना चाहिए नहीं मरना चाहिए? नहीं मरना चाहिए। तीसरे केस में इसने क्या लिया? उष्मामृत। उष्मामृत मतलब कि हीट किल्ड, हीट के ऊपर टेम्परेचर पे क्या किया बेटा? ट्रीट करवाया पहले, और उसको मार लिया। किसको मार लिया बेटा? एस वाले को, हीट किल्ड, और चूहे के अंदर एंटर करवा दिया। और पता ही था कि भाई ये मर ही गया है तो क्या होगा बेटा? चूहा जीवित रहेगा। लेकिन सबसे जरूरी चीज है बेटा 4th स्टेप, और यही सबसे जरूरी है, समझना जिसको। ठीक है, सुनना बेटा ध्यान से, 2 मिनट। बताइए, क्या ये अकेला मारने वाला है? जिसको नीचे मैंने अंडरलाइन किया, बताओ क्या ये अकेला मारने वाला है? नहीं। जीवित आर, ये वाला दूसरे वाला बेटा, क्या ये मारने वाला है? नहीं। जब आपने क्या सोचोगे आप, मान लो ये रिजल्ट नहीं लिखा है यहाँ पे, तो बताओ क्या लगेगा? मरना चाहिए चूहा या जिंदा रहना चाहिए चूहा? जिंदा रहना चाहिए, जिंदा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि दोनों में से कोई भी मारने वाला नहीं है। लेकिन रिजल्ट कैसा आ गया बेटा? चूहा तो मर गया, उसको निमोनिया हो गया। तो ये तो दिक्कत होगी, ये तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो यहां से पूछा गया भाई ऐसा हुआ क्यों? होना चाहिए था क्या ऐसा? ऐसा होना तो चाहिए नहीं था, लेकिन हो तो गया। तो यहां से बेटा निष्कर्ष क्या दिया गया, ध्यान से सुनना है ये निष्कर्ष। पहले हम इसको सुनेंगे, फिर इसको लिखेंगे। सुनो, किसने, ग्रिफिथ ने अब यहां से क्या एक्सप्लेनेशन दी। कौन सा बेटा आपके पास? एक तो है आर टाइप, और साथ में क्या है? हीट किल्ड एस टाइप। यही है ना बेटा? दोनों एक साथ यही मिलाई है ना आपने? यस और नो बताओ जल्दी से। यही दो है ना? ठीक है जी, सुनो फिर इन्होंने क्या कहा कि आर टाइप वाले बैक्टीरिया ने, किसने बेटा? आंसर आपको करना है, मैं बताता जाऊंगा, आप आंसर करते जाइए। आर टाइप वाले बैक्टीरिया ने, किसने? हाँ जी, आर वाले ने एस टाइप हीट किल्ड के प्रोटोप्लाज्म से, कहां से? हीट किल्ड एस टाइप वाले के प्रोटोप्लाज्म से, जीव द्रव्य से, कोशिका द्रव्य से कुछ लिया। क्या बताया, क्या लिया? कुछ लिया, समथिंग, कुछ लिया। साइंटिस्टों ने पूछा भाई ये तो बताओ क्या लिया, ना मुझे नहीं पता क्या लिया। ग्रिफिथ ने मना कर दिया, मुझे नहीं पता, क्योंकि ग्रिफिथ को पता ही नहीं था क्या लिया। लेकिन उस कुछ की वजह से आर वाला किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? एस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और एस वाला तो क्या करेगा? निमोनिया कोज करेगा, और निमोनिया कोज करेगा तो चूहा मरेगा। तो क्या समझ में आया किसने कहां से क्या लिया बेटा? इसने क्या बोला कि आर टाइप वाले ने, किसने? आर टाइप वाले ने, कहां से?
हीट किल्ड प्रोटोप्ला हीट किल्ड एस टाइप। बोलो साथ में, हीट किल्ड एस टाइप के प्रोटोप्लाज्म से क्या लिया बेटा, क्या लिया भाई? हाँ जी, कुछ लिया, समथिंग समथिंग, वही वाला समथिंग समथिंग सेनोरिटा, कुछ कुछ होता है, ठीक है? तो यहां पर वही कुछ कुछ है जी, कुछ लिया, समथिंग लिया, जिसकी वजह से क्या हो गया बताओ? जिसकी वजह से आर टाइप वाला किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? एस टाइप में कन्वर्ट हो गया। और इस टाइप का जब ये कन्वर्जन होता है, एक बैक्टीरिया दूसरे में चेंज होता है, इसको क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है रूपांतरण। क्या बोला जाता है? इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहा जाता है बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन या फिर रूपांतरण कहा जाता है। और इसीलिए ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम ही क्या है बेटा? रूपांतरण एक्सपेरिमेंट है, रूपांतरण कहा जाता है। बात समझ में आई इतनी? अब साइंटिस्टों ने कहा कि भाई तुम ये बताओ पहले तो, ये समथिंग क्या है? जो ये कुछ है ना, ये समथिंग क्या है बताओ भाई? क्या ग्रिफिथ ये बता पाया? नहीं। उसने कहा कि जो कुछ भी है, ये रूपांतरण, जो ये समथिंग है, ये कौन है? ये है जी आपका रूपांतरण करवाने वाला पदार्थ। इतनी बात तो इन्होंने कर दी कि ये कौन है जी? ये कुछ जो भी है, ये कुछ जो भी है, इसी की वजह से क्या हुआ बेटा? रूपांतरण हुआ है जी। आई बात समझ में इतनी? तो समथिंग क्या था वो? क्या वो बता पाए जी? ग्रिफिथ क्या बता पाए कि वो समथिंग क्या है? नहीं। तो एक सीमा है बेटा इसकी, लिमिटेशन है जी ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट की। बता सकता कोई क्या सीमा है जी? लिमिटेशन बेटा। क्या सर्च कर रहे थे हम तो जेनेटिक मटेरियल की खोज कर रहे थे बेटा। क्या हमें पता चला इस एक्सपेरिमेंट से कि आनुवंशिक पदार्थ का क्या होता है? डीएनए होता है, आरएनए होता है या प्रोटीन होता है? हमें पता ही नहीं चला। तो क्या लिमिटेशन है? इस प्रयोग से आनुवंशिक पदार्थ की आनुवंशिक पदार्थ की बायोकेमिकल जैव रासायनिक प्रकृति का पता चला या नहीं चला? नहीं चला। लेकिन 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 ग्रिफिथ ने एक बात कही। ग्रिफिथ ने एक बात कही, और ग्रिफिथ ने कहा कि जो कुछ भी ये ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला है, मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन जो कुछ भी ये ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला है, रूपांतरण करने वाला है, आर को एस में कन्वर्ट करने वाला है, वही आनुवंशिक पदार्थ होगा। यानी कि ग्रिफिथ ने आगे के लिए रास्ता खोल दिया। और इसलिए जहां से ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट खत्म होता है, वहीं से शुरू होता है बेटा किसका जी? एवरे, मैक्लोइड और मैकार्टे का शुरू। एवरे, मैक्लोइड और मैकार्टे का एक्सपेरिमेंट वहीं से शुरू होता है जहां से कहा क्या किसका खत्म हुआ था? ग्रिफिथ का खत्म हुआ था। और अगर आपको ग्रिफिथ के लास्ट लाइन याद है तो वहीं से ये शुरू होगा। करें शुरू। और इन्होंने सबसे पहले यही बताया कि जो रूपांतरण होता है वो किसकी वजह से होता है? डीएनए के कारण होता है बेटा। किसके कारण होता है बेटा? डीएनए के कारण होता है। ठीक है? किसके कारण होता है? डीएनए के कारण। पहले हम एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है बेटा, डीएनए ये लिखा है, एक तो डीएनएज और एक लिखा है डीएनएज।
और पूछा है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ASE, ASE जहां पर भी आ जाए बेटा किसकी बात चलेगी, यानी कि एंजाइम की। एक ऐसा एंजाइम जो डीएनए को क्या कर दे, पाचित कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे ना बेटा, डीएनए पॉलीमरेज नहीं, ठीक है, डीएनए जो, तो डीएनए पी लिखा जाएगा। तो ये क्या है बेटा, डीएनए को डिस्ट्रॉय करने वाला, डीएनए का पाचन करने वाला एंजाइम। डीएनए का पाचन करने वाला एंजाइम, ठीक है, डीएनए को नष्ट करने वाला एंजाइम। करें शुरू फिर। सबसे जरूरी बात बेटा, एवरे मैक्लोइड और मैकार्टे के बारे में ज्यादातर बच्चे गलत फहमी बना लेते हैं, तो वो गलत फहमी आपको नहीं बनानी है। और वो गलत फहमी क्या है, बच्चे ये सोचते हैं कि एवरे मैक्लोइड और मैकार्टे ने भी अपना काम किस पे किया था, चूहे पर काम किया था, लेकिन इन्होंने चूहे पर कार्य नहीं किया बेटा। तो चूहे पर काम सिर्फ और सिर्फ किसने किया था, ग्रिफिथ ने। आई बात समझ में, रहेगी बात याद। चलो फिर बताइए, ग्रिफिथ ने लास्ट स्टेप में क्या कहा था। उसने ये कहा था कि कहां से ली, किसने क्या लिया और कहां से लिया। आर वाले ने लिया, और कहां से लिया, हीट किल्ड एस टाइप के प्रोटोप्लाज्म से लिया। हीट किल्ड एस टाइप के प्रोटोप्लाज्म से कुछ लिया। तो हमें ये देखना है बस वो कुछ क्या था, वही चीज देखनी है ना बेटा। बस समझ गया एवरे मैक्लोइड और मैकार्टे का काम कि क्या करना है उनको, सिर्फ ये देखना है कि क्या लिया, वो कुछ क्या था। तो इन्होंने डायरेक्ट क्या ले लिया बेटा, प्रोटोप्लाज्म लिया। बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट है बेटा। प्रोटोप्लाज्म लिया, किसका, किसका लोगे प्रोटोप्लाज्म, हीट किल्ड एस टाइप का, हीट किल्ड एस टाइप का। और इसके प्रोटोप्लाज्म से जो कुछ भी मिला, जो कुछ भी मिला सब निकाल लिया, जो कुछ भी मिला सब निकाल लिया। जैसे कि इसने ले लिया बेटा प्रोटीन, क्या निकाल लिया, प्रोटीन। इसने निकाल लिया बेटा आरएनए, और इन्होंने निकाल लिया बेटा डीएनए। तीन चीजें निकाल ली, जिसपे भी साइंटिस्टों को शक था कि भाई जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है। क्या हो गया भाई, है बेटा, जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है। अब हमने बेटा, इन्होंने क्या किया बताओ, रूपांतरण करने वाला देखना इनमें से कि कौन सा रूपांतरण करवाता है। तो इसके साथ क्या मिला दिया, आर टाइप मिला दिया। क्या मिला लिया, आर टाइप। इसके साथ भी आर टाइप, और इसके साथ भी आर टाइप। बताइए, अगर वो समथिंग प्रोटीन है तो आपको यहां पर कौन सा क्या मिलना चाहिए बेटा, पहले केस में आर टाइप मिलना चाहिए या एस टाइप मिलना चाहिए, अगर वो समथिंग प्रोटीन है। बताइए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, समझ गए मतलब बात को। अगर वो समथिंग प्रोटीन है तो यहां पर हमें मिलेगा एस टाइप। सही बात है ना, रूपांतरण करवाने वाला अगर प्रोटीन है तो क्या मिलेगा, एस टाइप। लेकिन ऐसा नहीं हुआ बेटा, और यहां पर हमें आर टाइप ही मिला। दूसरे केस में भी हमें बेटा आर टाइप ही मिला, लेकिन तीसरे केस में बेटा आर की बजाय हमें मिला एस टाइप। क्या इन तीनों रिजल्ट को आप देख के ये बता सकते हो, हाँ जी बिल्कुल घनश्याम तिवारी जी, बिल्कुल सही बात है बेटा। हाँ जी, क्या इन तीनों रिजल्ट को आप देख के ये बता सकते हो कि रूपांतरण किस केस में हुआ है। रूपांतरण करवाने वाला प्रोटीन है, आरएनए है, या फिर डीएनए है, बता सकते हो। वो कौन सा था जी, डीएनए था। आई बात समझ में, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ कौन है जी, डीएनए। लेकिन क्या एक प्रूफ से, यहां से एक प्रूफ से बेटा कोई बात मान लेगा, नहीं।
तो इन्होंने एक काम और करवाया ना। चलो भाई एक बार और देखते हैं हम कि हम क्या ये बात सही है या फिर गलत है। इन्होंने लिया बेटा फोर्थ स्टेप। आगे जी बेटा इन्होंने लैब में काम किया था, पेट्री डिश में डायरेक्ट काम किया था लैब में। ठीक है, इन्होंने चूहे पर काम नहीं किया था, लैब में काम किया था डायरेक्ट। कोई जीव हत्या नहीं की इन्होंने, बस आर वाला बैक्टीरिया लिया और डायरेक्ट उसको कल्चर करवाया। हाँ जी बताइए, इनके मन में ये आया कि भाई देखो काम तो करवाया है डीएनए ने, तो इन्होंने अब डीएनए लिया बेटा। डीएनए किसका? डीएनए ऑफ हीट किल्ड। समझना है बेटा इस स्टेप को, सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक आने वाला है, बस 2 स्टेप बस। हाँ जी, हीट किल्ड एस टाइप, क्या समझे? जो रूपांतरण करवाने वाला था डीएनए उसको ले लिया, इसके साथ मिलाया इन्होंने आरएनए, ओ आर टाइप सॉरी, क्या मिलाया बेटा? आर टाइप। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा एज इट इज। तीसरी चीज जी, इन्होंने इसके साथ मिलाया बेटा आरएनएज। क्या होता है आरएनएज बताइए? अभी भी मैंने बोला था आरएनएज क्या होगा? आरएनए को नष्ट करने वाला। क्या होगा? आरएनए को नष्ट करने वाला। ठीक है जी, ऐसे ही मिला लिया बेटा इन्होंने प्रोटीज, प्रोटीएज। और प्रोटीएज क्या होगा? प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने वाला। अब बताओ, आपको सिर्फ कॉमन सेंस लगानी है और ये बताना है अगर सही मायने में, अगर सही मायने में रूपांतरण करवाने वाला डीएनए है बेटा, तो क्या यहां पर रूपांतरण होना चाहिए या रूपांतरण प्रभावित होना चाहिए? होना, रूपांतरण होगा या नहीं होगा ये बताओ, चलो यस और नो। आपने क्या क्या डिस्ट्रॉय करवा दिया? आरएनए डिस्ट्रॉय करवा दिया, आपने प्रोटीन डिस्ट्रॉय करवा दिया, लेकिन क्या डीएनए को डिस्ट्रॉय किया है? डीएनए तो वही है ना। और अगर डीएनए वही है और सही मायने में वही है बेटा, तो डीएनए दोबारा से क्या करवाएगा? रूपांतरण करवाएगा। और यहां से यही हुआ बेटा कि हमें कौन सा मिला? एस टाइप मिल गया, यानी कि रूपांतरण हुआ है। यानी कि आरएनएज और प्रोटीएज रूपांतरण को प्रभावित नहीं करते। आरएनए और प्रोटीएज रूपांतरण को प्रभावित नहीं करते। चलो भाई, अगर ये स्टेप समझ में आ गया तो छठा स्टेप आप खुद से बताओगे। देखना जी क्या क्या मिलाया मैंने। मैंने मिलाया बेटा डीएनए किसका? ऑफ हीट किल्ड एस टाइप। क्या लिया जी? डीएनए ऑफ हीट किल्ड एस टाइप। इसके साथ मिलाया बेटा मैंने आर टाइप। और तीसरी चीज जो मैंने, खतरनाक चीज जो मिलाई, वो मिलाया मैंने प्लस, ध्यान से सुनना, अब मैंने मिलाया डीएनए। अब बताओ जी, अगर सही मायने में रूपांतरण करवाने वाला डीएनए था तो क्या रूपांतरण होगा या नहीं होगा? वेरी गुड, तो रूपांतरण नहीं हुआ, रूपांतरण नहीं हुआ। तो सही मायने में यानी कि इस रिजल्ट से आपने को क्या पता चलता है कि रूपांतरण करवाने वाला रूपांतरित पदार्थ क्या है जी? डीएनए है। तो आनुवांशिक पदार्थ भी क्या है? डीएनए है। बात पता चल गई? समझ में आया एक्सपेरिमेंट? ठीक है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट है बेटा, कुछ साइंटिस्ट इस बात से फिर भी उससे खुश नहीं हुए। कुछ अभी भी ये बोल रहे थे कि नहीं, हम तो यही मानेंगे कि प्रोटीन क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। तो कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो प्रोटीन को मानते थे, कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो डीएनए को मानने लग गए। अब आपको सर आरएनए को क्यों नहीं मानना है ना? अब अगर आरएनए रूपांतरण भी करवा सकता बेटा, तो यहां से बताओ, अगर आरएनए रिस्पॉन्सिबल था तो आरएनए तो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया ना। अगर आरएनए कर सकता रूपांतरण, तो आरएनए तो बेटा क्या कर दिया आपने? पूरा खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। तो क्या यहाँ पे रूपांतरण होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था ना, क्योंकि आरएनए तो खत्म कर दिया, फिर भी रूपांतरण हो रहा है। आपने प्रोटीन पूरा क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, फिर भी रूपांतरण हो रहा है ना? लेकिन कुछ साइंटिस्ट फिर भी बोल रहे नहीं, हमें नहीं पता, हम आपकी बात मान ही नहीं रहे, हम नहीं मानते अब आपकी बात। क्या कर सकते हैं बेटा? कुछ नहीं कर सकते।
ठीक है, अब उनका मानना भी सही था एक तरीके से, क्योंकि बेटा कोई कुछ भी सोच सकता है, आप एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हो, कोई कुछ भी सोच सकता है। अगर आप अपनी जगह पर सही तो सही मायने में सबूत करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ। तो साइंटिस्टों ने ये काम बेटा, साइंटिस्टों का कुछ क्या बोल रहे हैं प्रोटीन होता है, कुछ क्या बोल रहे हैं डीएनए होता है, और ये काम, ये डाउट दूर किसने किया बेटा, वो दूर किया बेटा हार्से एंड चेज ने। ठीक है, अरे डी नेचर हो गया था वो, हार्से एंड चेज ने। हार्से एंड चेज के बारे में काम की बातें सुन लो। सबसे पहले डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, यह सबने सबसे पहले किसने बताया था, एवरे, मैक्लोइड और मैकार्टे ने। लेकिन सुस्पष्ट रूप से किसने सिद्ध किया, ये वर्ड बहुत जरूरी है जी, सुस्पष्ट तरीके से, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जी, किसने स्पष्ट किया बेटा, ये किसने सिद्ध किया, हार्से एंड चेज। आई बात समझ में, 1952 में। इस एक्सपेरिमेंट को अगर एनसीईआरटी से देखोगे बेटा तो बहुत कॉम्प्लेक्स सा लगेगा आपको, तो ढंग से सुन लेना भाई, लास्ट की जो ये 10 मिनट है, 10 मिनट का काम है, इसको इतना आसान बना के पढ़ेंगे हम। एक लाइन का खेल है भाई बस पूरे एक्सपेरिमेंट में, एक लाइन अगर आपको समझ में आई तो सोच लेना पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा। ठीक है, बस एक लाइन समझनी, और वो मैं बोल दूंगा कि ये वो लाइन है। अगर हम बात करें बेटा हार्से एंड चेज ने, बेटा इन्होंने अपना काम किया, चलो सुनिए, करते हैं शुरू अपना एक्सपेरिमेंट। बताओ, कुछ साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं कि आनुवंशिक पदार्थ क्या है, प्रोटीन, कुछ बोल रहे हैं डीएनए। ठीक है, कुछ बोल रहे हैं प्रोटीन, कुछ बोल रहे हैं डीएनए। हार्से एंड चेज ने, अगर हम बात करें हार्से एंड चेज की, तो हार्से एंड चेज का जो एक्सपेरिमेंट है बेटा इन्होंने अपने, किसकी बात चल रही है, हार्से एंड चेज, हार्से एंड चेज, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट का पहला नाम, जैसे ग्रिफिथ वाले का रूपांतरण था ना बेटा, इसका नाम है ट्रांसडक्शन। बताएंगे ट्रांसडक्शन का मतलब क्या होता है, क्यों बोला गया इसको ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ वाले का क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन, इसका ट्रांसडक्शन है बेटा, इसको भी बताएंगे। बैक्टीरिया का, एक बैक्टीरिया का दूसरे बैक्टीरिया में कन्वर्ट होना, वो तो होता है रूपांतरण। ट्रांसडक्शन देखते हैं अब क्या होगा। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक टेक्निक यूज की, देखना ये नाम कहीं पे सुना सुना सा है कि आजकल तो आप मूवी वगैरह में देखते हो बेटा तो बहुत यूज होता है। इन्होंने यूज की बेटा रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक। कौन सी टेक्निक यूज की, रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक। ट्रेस करना किसी चीज को, क्या होता है ट्रेस करना, पता लगाना किसी चीज का, है ना, कि किसी आपने मोबाइल को ट्रेस करो कि उसकी लोकेशन कहां पर है वो, जीपीएस टाइप कुछ है ना बेटा। तो कहीं पे चीज किसी को ट्रेस करना, पीछा करना, किसी का पता लगाना, सही है, कि कोई चीज कहां पर है इस टाइम। और रेडियो एक्टिव चीज को डिटेक्ट करना, पता लगाना बहुत आसान होता है बेटा, रेडियो एक्टिव चीज का पता लगाना, उसको ट्रेस करना कैसे आसान होता है, कोई एक रीजन बता सकते हो आप। क्योंकि रेडियो एक्टिव चीज जहां पर भी होगी अपने अंदर से क्या फेंकेगी, वो रेडिएशन फेंकेगी, और जहां से भी रेडिएशन आ रही है हम बता सकते हैं कि ये चीज यहां पर प्रेजेंट है, यस और नो, सही है जी। अब दोबारा से उसी बात पे आते हैं, बताओ कि सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं साइंटिस्टों को वो किसके ऊपर है, प्रोटीन और डीएनए पे है बेटा। तो इन्होंने बेटा T2 बैक्टीरियोफेज पे काम किया, किस पे काम किया, T2 बैक्टीरियोफेज पे। और T2 बैक्टीरियोफेज की खास बात यही होती है कि T2 बैक्टीरियोफेज में चीज ही दो चीजें प्रेजेंट होती है बेटा, सिर्फ T2 बैक्टीरियोफेज कितनी चीजों से मिलकर बनता है, दो चीजों से, सिर्फ और सिर्फ दो चीजों से। अब उसी लाइन पे चल रहा हूं बेटा मैं, जो सबसे जरूरी है, तो ध्यान से भाई कान खोल के सुनना आपने और समझने की कोशिश करना है। इसके अंदर सिर्फ कितनी चीजें हैं बेटा, दो। एक तो है बेटा ये बाहर की जो कोट है, ये तो है प्रोटीन की बनी हुई, किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की। और अगर मैं इस अंदर वाले की बात करूं तो ये है जी डीएनए। ठीक है, क्या है, डीएनए। आई बात समझ में।
अब समझो बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होता है, जीवाणु भोजी। क्या मतलब होता है बेटा, जीवाणु भोजी। और जीवाणु भोजी का मतलब क्या है, जीवाणु पर अटैक करने वाला, बैक्टीरिया पे अटैक करने वाला। तो सारे एक बार इधर देखेंगे ध्यान से और समझने की कोशिश करेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट में आपको करना क्या है। बस यही लाइन है लास्ट, ठीक है, समझने की। उसके बाद तो आपको उसमें आपको यही देखना है कि करना कैसे। बस ये है बेटा, ये क्या है, बैक्टीरियोफेज। ये है जी बैक्टीरिया। ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पे अटैक करता है। किस पे अटैक करता है बेटा, बैक्टीरिया पे। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पे अटैक करता है और अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर रिलीज कर देता है। क्या कहिए बेटा, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पे अटैक करता है और अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर रिलीज कर देता है। बात समझे। अब आपको क्या चेक करना है, अब हम क्या करवाएंगे, अब हम अटैक करवाएंगे बैक्टीरिया के ऊपर और ये देखेंगे कि उसने उसके अंदर क्या छोड़ा, क्या रिलीज किया। बताओ कितने ऑप्शंस हैं यहां पर हमारे पास कि वो क्या क्या रिलीज कर सकता है बेटा। आप बोल रहे हो दो, मैंने बोला तीन। तीन ऑप्शन है बेटा। कितने ऑप्शन है, तीन। पहला हो सकता है कि वो प्रोटीन छोड़ दे, सही है। हो सकता है कि वो डीएनए छोड़ दे, और या फिर हो सकता है कि दोनों ही छोड़ दे। तीन हो सकते हैं बेटा, ठीक है। अगर आपको बेटा थोड़ा सा पता हो, लेकिन बात यह है कि अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ेगा कुछ ना कुछ जरूर, या तो डीएनए या प्रोटीन या दोनों। अब आपको देखना क्या है, करना क्या इस एक्सपेरिमेंट में, एक लाइन में सुनना है। अब हम बैक्टीरिया के ऊपर बैक्टीरियोफेज का अटैक करवाएंगे और ये देखेंगे कि ई कोलाई की या बैक्टीरिया की सेल के अंदर हमें क्या मिलता है। अगर उसका डीएनए मिला तो आनुवंशिक पदार्थ क्या है, डीएनए। अगर प्रोटीन मिला तो प्रोटीन, बस। अगर दोनों मिले तो दोनों। समझे जी। एक्सपेरिमेंट में देखना क्या बेटा, पूरा कंक्लूजन समझ में आ गया। अब तो हमें बस करना है बेटा ये, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें, सबसे खास बात क्या है कि आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ लिया बेटा, सल्फर सिर्फ प्रेजेंट होता है किसमें, प्रोटीन में, और फोस्फेट प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ डीएनए में। अगर मैंने कहा कि मैंने रेडियो एक्टिव फोस्फेट यूज किया, तो किसका यूज किया होगा बेटा, डीएनए को रेडियो एक्टिव किया है या फिर प्रोटीन को, बताइए। डीएनए को। अगर मैं फोस्फेट यूज करता हूं तो मतलब डीएनए के लिए कर रहा हूं। तो मैंने फोस्फेट 32 किसके लिए यूज किया, फोस्फेट 32 किसके लिए यूज किया है, डीएनए के लिए। और सल्फर 35 किसके लिए यूज किया बेटा, प्रोटीन के लिए। समझे। करवाएं फिर अटैक। ओके, करिए अटैक। सबसे पहले हमने बेटा पहले केस में इन्होंने प्रोटीन को तो कर दिया रेडियो एक्टिव, और प्रोटीन को क्या कर दिया, रेडियो एक्टिव, और इसको जी फोस्फेट को रखा सामान्य। 31 को हटाओ यहां से ताकि आपका कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, कंफ्यूजन ना रहे आपका। हाँ जी, सल्फर 35 यूज किया बेटा आपने, तो बताइए रेडियो एक्टिव क्या हो गया, प्रोटीन या डीएनए। फोस्फेट तो क्या है, सामान्य है बेटा, तो वो रेडियो एक्टिव नहीं है, डीएनए सामान्य रहेगा, सही है। बात समझ में आई। और एक बात और ध्यान से सुनना, आपको सब वही चीज दिखाई देगी जो आपने रेडियो एक्टिव की है। तो बताओ अब यहां पर इस केस में बेटा, पहले केस में आपको प्रोटीन दिखाई देगा या डीएनए दिखाई देगा। चीज आपको सिर्फ वो नजर आएगी जो रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव आपने किया है प्रोटीन को। ये करवाया जी आपने अटैक, किसके ऊपर, ई कोलाई के ऊपर। अटैक करवाओ, अटैक करवा दिया अटैक। फिर हमने इसको थोड़ा सा मिश्रित किया और लास्ट में क्या किया बेटा, अपकेंद्रण। अपकेंद्रण में क्या होता है, इससे दूर हट गया बेटा ये। और अब आपको इस तीनों डायग्राम्स को देख के सिर्फ एक चीज बतानी है, ये लास्ट वाला डायग्राम है ना, इसको देख के ये बताओ कि रेडियो एक्टिव चीज ई कोलाई के अंदर है या ई कोलाई के बाहर है, बस। आप कहोगे सर ई कोलाई के बाहर है, अरे बाहर है, लपड़ झंडी से अंदर बोल रहे हैं। शिवराज चौधरी, नाम नाम के पीछे चौधरी लगवा लिया। क्या ये है ना प्रोटीन, ये देखो ये प्रोटीन है,
स्ट्रक्चर देख इसकी कुछ ऐसी, ये वाला रेडियो एक्टिव प्रोटीन का रखा आपने, तो रेडियो एक्टिव चीज देखना, ये बाहर है या अंदर है कोशिका के, ये है ना कोशिका, तो ये वाली, वाह रे, मतलब अंदर बोल रहे इसको, आंखों वाले अंधो, समझ में आया, अंदर है या बाहर है? तो बता सकते हो कि प्रोटीन ने एंट्री की है या नहीं की, बताओ, प्रोटीन ने एंट्री की या नहीं की? नहीं की, वेरी गुड। तो रेडियो एक्टिव चीज कहां पे मिली आपको? रेडियो एक्टिव कोशिका के बाहर या कोशिका के अंदर? कोशिका के बाहर। अब समझो अगला स्टेप, फिर बाद में आएंगे बेटा, इस पे हम बाद में आएंगे, इस ट्यूब पे, ठीक है, इसमें बाद में आएंगे हम। ओके, चलो बताइए फिर, दूसरे केस में आपने किसको रेडियो एक्टिव कर दिया? आपने बेटा सल्फर तो लिया सामान्य है, लेकिन फॉस्फेट ले लिया रेडियो एक्टिव। तो बताओ अब दूसरे केस में किसको रेडियो एक्टिव किया आपने, डीएनए को या आरएनए को? आपने जी रेडियो एक्टिव कर दिया डीएनए को, तो रेड पेन से हमने क्या दिखा दिया, डीएनए। फिर से क्या करवाओ, अटैक, किसके ऊपर, इकोलाई के ऊपर। तीसरे स्टेप में जाने के बाद फिर से ऑब्जर्व करो बेटा, अब बताओ रेडियो एक्टिव क्या करवाया था इस केस में हमने, डीएनए, और डीएनए कोशिका के अंदर है या बाहर है? अब तो देख के बता दो, अब तो बता दो रे मेरे बच्चों। हाँ बेटा, हाँ कोशिका के अंदर है ना, अभी भी कुछ तो बोल देंगे बाहर है सर। तो क्या इन दोनों केस को कंपेयर करके आप ये बता सकते हो कि कोशिका के अंदर बैक्टीरियोफेज ने क्या रिलीज किया है, डीएनए। तो आनुवांशिक पदार्थ क्या होगा, डीएनए। सही है, समझ में आया? चलो फिर लास्ट पॉइंट और पढ़ लो एक बार, है ना, ये ट्यूब वाला काम और देखो एक बार, है ना, फिर अपन फ्री हैं। इसको और समझो बेटा एक बार, मैं आपको अपने तरीके से बताते हैं बेटा, इस बैक्टीरियोफेज में आरएनए नहीं होता, ठीक है जी। हाँ जी बेटा, अपने तरीके से समझो। कभी ऐसा काम किया आपने कि एक कांच के गिलास में पानी भरा और पानी में डाल दी मिट्टी और उसको घोल दिया, थोड़ी सी देर बाद क्या होता है, बता सकता है कोई? थोड़ी सी देर बाद क्या होता है, मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर बच जाता है, कुछ ऐसा होता है बेटा, कुछ ऐसा ही होता है। हाँ जी, मिट्टी जम जाती है नीचे और पानी रह जाता है ऊपर। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। कभी सोचा है कि नीचे जो चीज बैठती है वो चीज भारी होती है हल्की? भारी, वेरी गुड। यही काम होता है अपकेंद्रण में। किसमें बेटा, अपकेंद्रण में। अपकेंद्रण में होता क्या है, हम किसी चीज को हाई स्पीड से रोटेट करते हैं, किसी चीज को क्या करते हैं, हाई स्पीड से रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, जिसकी वजह से हल्की चीज कहां पर आ जाएगी, ऊपर, और भारी चीज नीचे। इतनी याद रखना अपकेंद्रण में होता क्या है, समझे कुछ? अपकेंद्रण में क्या होगा, हल्की चीज ऊपर, भारी चीज नीचे। हल्की चीज बेटा जो होती है उसको हम बोलते हैं, इस जो ये पानी है ना आपका, इसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट। क्या बोलते हैं बेटा, सुपरनेटेंट। और जो नीचे वाली चीज है इसको बोलते हैं बेटा पैलेट। क्या बोलते हैं, पैलेट। अब मैं आपको एक लाइन में आंसर बता रहा हूं कि डीएनए जो है वो भारी है, किससे ज्यादा है भारी, प्रोटीन से। तो कुल मिला के आंसर आपको यह बताना है कि आपको डीएनए कहां पर मिलेगा, सुपरनेटेंट में मिलेगा या पैलेट में मिलेगा? पैलेट में मिलेगा, सही है ना, समझे? हाँ, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उस स्लाइड के बेस पे। बताइए जी, यहां पर पहले केस में आपने रेडियो एक्टिव प्रोटीन को किया या डीएनए को बेटा? प्रोटीन को। पहले केस में किसको किया है, प्रोटीन को।
तो बताओ फिर, ये प्रोटीन आपको सुपरनेटेंट, रेडियो एक्टिव पार्ट आपको सुपरनेटेंट में मिलेगा या पैलेट में मिलेगा? किस में मिलेगा? वेरी गुड, सुपर नेटेंट में मिलेगा, क्योंकि प्रोटीन क्या है जी? हल्का है। ठीक है, आगे दूसरे स्टेप में यही है ना, देखो ध्यान से, रेडियोस्क्रियता उपस्थित और रेडियोस्क्रियता अनुपस्थित। तीसरा लास्ट स्टेप भाई, बस आज का काम खत्म। बताइए इस केस में रेडियो एक्टिव बेटा आपको सुपर नेटेंट में मिला या पैलेट में? सिंपल है ये तो हार्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट में आपने देखा क्या है, किया क्या है, आपको समझ में आया? आपने बैक्टीरियोफेज का अटैक करवाया बैक्टीरिया के ऊपर, और ये देखा है बेटा बस कि वो अपने ई कोलाई की सेल के अंदर क्या रिलीज करता है, और लास्ट में क्या पता चला कि क्या रिलीज करता है? डीएनए। बस आज का काम हम इतना ही पढ़ेंगे। कल को आपका टेस्ट है, गुड लक फॉर द टेस्ट। ठीक है बेटा, धन्यवाद आपका। हैव ए ग्रेट डे।